हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए, आज हम आपके सोशल साइंस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसे लेके चलेंगे। और ये जो पेपर आपका है, ये कौन सा ईयर हम इसको दिखा देना चाहते हैं आपको। तो देखिए, ये जो पेपर आपका है वो 6 फरवरी 2023 का है। तो हम ऐसे ही करके एक एक पेपर को सॉल्व करते चलेंगे। आप चीज़ों को देखिएगा, जितना ज़्यादा ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे और उतना ही आप क्या करेंगे, इसमें चीज़ें आपको याद हो पाएंगी। और अगर आपको इन चीज़ों को दोहराना है तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी करा रहे हैं। आपका 6 का एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है, 7th का हमने स्टार्ट कर दिया है और बचा 8 का है। और इन दोनों को भी हम जल्द ही समाप्त कर देंगे। तो वहाँ सब चीज़ों को दोहरा कर यहाँ से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, सीटेट का ये सेकंड पेपर है, हम आपको बता देना चाहते हैं। जिन्होंने एसएसटी ले रखा है ये उनके लिए है, तो ये वो लोग ही पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें देखिए आपका 60 नंबर का क्वेश्चन आता है। सेकेंड पेपर में आपका 60 नंबर का एसएसटी से आता है। पहला क्वेश्चन है कि कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। ऑप्शन ए है पेशावर और मावला, बी है पेशावर और मथुरा, सी है पेशावर और वाराणसी, डी है पेशावर और उज्जैन। तो आप सभी इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा। जो कुषाण थे उन्होंने शक्तिशाली केंद्रों से कहाँ से शासन किया था, उनका शक्तिशाली केंद्र कहाँ था। तो आइए हम देख लेते हैं उनका शक्तिशाली केंद्र कहाँ था। तो चलिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, पेशावर और मथुरा होगा। देखिए, जो कुषाण लोग थे ये पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्र से क्या किए थे, शासन किए थे। जो कुषाण थे वो चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। जो कुषाण थे वो किस जाति की शाखा थे, यूची जाति की शाखा थे। और कुषाण वंश की जो स्थापना आपकी है वो कुजुल कडफिसेस ने किया था। किसने किया था? कुषाण वंश की, ये पूछ सकता है स्थापना किसने किया था, तो कुजुल कडफिसेस ने किया था। और कुषाण के जो शासकों में से जैसे कौन है थे, बीमक। देखिए, कुषाण में शासकों में बीमक डफिसेस, ठीक है, इनका नाम क्या है, बीमक डफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। पूछ सकता है कि कुषाण शासकों में ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, तो कौन था, बीमक डफिसेस था। और उसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, ये भी पूछ सकता है कुषाण वंश का। तो कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी शासक अब था, कनिष्क था। और सम्राट कनिष्क ने पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को अपनी पहली क्या किया था, राजधानी बनाया था। पूछ सकता है कि कुषाण का जो सम्राट था कनिष्क, उसने किसको अपनी पेशावर पहली राजधानी बनाया था, तो पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को, मतलब उसने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था, पेशावर के आधुनिक, सॉरी, पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को बनाया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या हमारा पूछा गया है। चलिए, अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो बहुत फंसाता है। अब इसे छोटा करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कथनों ए, बी और सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। बी है इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। सी है कि प्रतिशत मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या कौन सा सही है। तो यहाँ से आप अपने से मिला लीजिए कौन सा सही है, हम बता देते हैं इस उत्तर कौन सा सही है। तो देखिए, जो हमारा उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। अब हम इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, पूरा पाषाण काल के बारे में, तो चीज़ें हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से रहेंगी, ठीक है, दिमाग में। देखिए, पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल के दौरान माना जाता है, ये सही है। अब इसको पहले हम ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं क्या क्या इसमें सही था, नहीं तो आप बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए, ए बी सी तीनों क्या है, सभी सही हैं। तो अब यही हम चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, जो पूरा पाषाण काल था इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या था, 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल के 3 भाग में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। युग भीमबेटका, देखिए ये भीमबेटका की जो गुफा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भीमबेटका के गुफा चित्र पूरा पाषाण कालीन है, जो मध्य प्रदेश में है। पूछता है कि भीमबेटका कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में आपका है।
पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। पशुपालन का आरंभ कब हुआ आपके? मध्य पाषाण में हुआ है। और मानव की जो लगभग 99% आपकी कहानी है इसी काल के दौरान घटित हुई है। किसमें? आपके मध्य पाषाण काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता है क्या, इसमें भी कथन पढ़ना है आपको। तो चलिए हम देख लेते हैं कथन। कथन ए क्या है आपका? मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ठीक, दूसरा इन्होंने क्या कह रखा है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। तो अब इसमें से आपको बताना है दोनों सही है या कौन सा सही है। तो चलिए हम यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ए में क्या है? ए और बी दोनों सही, सॉरी ए और बी दोनों गलत है। अब हम देखेंगे मनसबदारी के बारे में। देखिए ये जो मनसबदारी थी एक क्या है? व्यवस्था और एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक काल अकबर ने 1575 में किया था। मनसब मुगल द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। ठीक है, ये जो मनसब थी ये मुगलों द्वारा चलाई गई एक व्यवस्था थी, श्रेणी व्यवस्था, जिसके जरिए क्या होता था कि पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायी निर्धारित किए जाते थे। मनसब पद का अर्थ है श्रेणी अथवा पद। इस व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। कितने थे? 33। अकबर ने 40 वर्ष की जाति एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारित एक निर्दिष्ट संख्या में सवार घुड़सवार बनाए रखने की आवश्यकता थी। तो ए सही है परंतु बी गलत है। यहाँ पर देख लेते हैं, ए इज ट्रू इंटू, लेकिन बी क्या गलत है? देखिए अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या है कि जो मनसब है ये मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी थी, ये सही है क्योंकि इसमें पद, वेतन और ये सब सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारित किया जाता था। लेकिन ये दूसरा क्या आपका गलत है, यहाँ संख्या पर निर्भर नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख और ग्रीक अरामाइक भाषाओं में पाया गया? ऑप्शन ए है कंधार, बी है मास्की, सी है टोपरा, डी है कालसी। उत्तर बताएंगे आप सभी। चलिए फटाफट से हम उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए जो अशोक के अभिलेख थी वो कहाँ पर थी? कंधार नामक स्थान पर मिले थे। ठीक है, तो ये कंधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरामाइक भाषाओं में पाया गया। किसमें? ग्रीक और आरामाइक। तो आरामाइक यहाँ पर कहाँ है आपका? तो देखिए कंधार पूछा है, कंधार, और ये भाषा पाया किसमें गया था? ग्रीक और आरामाइक। ये याद रखिएगा। मास्की, गुजर्रा, नेतुर तथा उडैगोलम अभिलेखों का उसका नाम अशोक मिलता है। अशोक को देवा नाम प्री तथा देवा नाम प्रियदर्शी उपाधियों से संबोधित किया जाता है। ये इनका नाम याद रखिएगा आप सभी, अशोक का। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या है। अब अशोक के बारे में देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। तो ऐसे करके अब इनको पढ़ लीजिएगा वीडियो रोककर। चलिए क्वेश्चन 5 क्या पूछा है? क्वेश्चन 5 पूछा है कि गोंड राज्य, ठीक है, गोंड राज्य गढ़कंटका ने 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। ठीक है, जो आपका गोंड राज्य था और कटंगा था। ठीक है, इसमें कितने गांव थे? 70,000 लगभग आपके गांव थे, इन्हें उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन ए है उइयाकोंडन उदयार के अभिलेख में, बी है अकबरनामा में, सी है बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में, डी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमराती विलियम मेथवर्ल्ड के वर्णन में। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा आप सभी बताइएगा। तो ये हम बताते हैं इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि ये जो है ये अकबरनामा में उल्लेखित किया गया है। जो आपका गोंडराज और गढ़कंटका था उसमें 70,000 गांव है, ये कहाँ पर उल्लेखित किया गया था? आपके अकबरनामा में उल्लेखित किया गया था। गोंड एक प्रकार की क्या थी? जनजाति थी और जो झूम खेती करती थी आपकी। और ये जो गढ़कंटका थे एक समृद्ध राज्य था और यहाँ पर निवासी जंगली हाथियों को पकड़ क्या करते थे? अपने राज्य के निर्वात करके बहुत से धन अर्जित करते थे। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी का है। ठीक है, और जो बुरंजी असमिया भाषा में लिखी हुई ऐतिहासिक कृतियां हैं, ये जो बुरंजी है और असमिया है ये ये जो बुरंजी है ये असमी भाषा में लिखा हुआ एक ऐतिहासिक कृति है। और अहोम राज्यसभा की पुरातत्व लेखों का संकलन बुरंजी में ही हुआ है आपका। ठीक, अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है? देखिए इसमें भी अभिकथन दिया है
ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ज़्यादा अभिकथन ही देता है, अभिकथन ए बी कारण इस तरीके से देता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं अभिकथन ए है और इसका कारण भी है। देखिए अभिकथन ए में पूछा है कि स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। कारण है आपका आर, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। अब आपको सही चुनना है कि क्या कथन ये सही है, उसका कारण इन्होंने सही दिया है कि नहीं दिया है। तो जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि दोनों, ठीक है, दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। अब अगला हम देख लेते हैं। अब देखिए जो पुरी है उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय का जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक जो विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। अब तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, अब जगन्नाथ देखते होंगे, जगन्नाथपुरी जो है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। इन्होंने बिरसा आंदोलन के विषय में पूछा है कथन। तो ऑप्शन ए है बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे का बिरसा राज का प्रतीक बनाया। बी है बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। सी है, अब इसे हम छोटा करेंगे ताकि आपको सही से दिखे। चलिए सी क्या है कि बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। डी है बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। तब उत्तर बताइएगा। अब ऑप्शन देखिए, हमारा ए बिल्कुल सही होगा, बी और डी। ठीक है, बी डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अब बिरसा जो है, देखिए जो बिरसा लोग थे वो क्या करते थे, उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक भाषा का इस्तेमाल किया। ठीक है, बिरसा लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। अब उसके बाद कौन सा सही था, हमारा डी सही था। डी में क्या है कि बिरसा ने मशीनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं बिरसा के बारे में छोटा सा, जो इसको देख लेते हैं। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो कहा था, छोटा नागपुर में रहता है। ठीक है, और 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया, ठीक, और अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लिए। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने बिरसा को 1895 में गिरफ्तार कर 2 साल के लिए कहाँ कर दी, वो जेल में डाल दी उनको। अब 1897 में क्या हुआ कि जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव गांव घूमने लगे। अब जैसे वे गांव गांव घूमने लगे, बिरसा ने लोगों को उकसाने लगे कि वो परंपरागत प्रतीक और भाषा को इस्तेमाल किया, और सफेद झंडा बिरसा का राज का प्रतीक था, और उन्हें सफेद झंडा जो लगाते थे इनके राज का क्या था, प्रतीक था। अब देखिए बिरसा के बारे में और जान लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर बिरसा के बारे में पढ़ लेते हैं तो आगे क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं आपका। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को क्या था, सुधारना था। बिरसा क्या थे, आदिवासी समाज से रिलेटेड थे, और बिरसा ने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय बिताए। ये वैष्णव जो प्रचारक थे उनके साथ भी बहुत ज़्यादा समय बिताए। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और जादू टोना में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी आपके देखिए क्लास 6 के एनसीईआरटी से ही है। बिरसा, जब आप वहाँ पर जाएंगे भगवान बुद्ध के चैप्टर का पढ़ेंगे तो उसी में इनका भी आता है आपका। ठीक है, और विरोध किए, और वो उन्हें बाहर का मानते थे, मतलब, और जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। तो ए बी डी सही होगा आपका, सॉरी बी और डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कथन ए बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। देखिए ये बहुत ऐसे ही फंसाता है, जब तक आप क्लास 6 7 8 की एनसीईआरटी को अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे आप यहाँ से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। क्या ये सही है? दूसरा है इनका कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े में से पट गए। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। क्या ये सही है? 1830 का बात कर रहा है। तो अब आइए हम देखते हैं उत्तर क्या होगा हमारा, इसको देख लेते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ए और बी क्या है, दोनों सही है, तथा ए का कारण बी है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है तथा ए का कारण क्या आपका बी है।
देखिए उस समय क्या था कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी तक मध्य तक वो क्या कोई बेरोजगार हो गई। निर्धन परिवार में आर्थिक कष्ट बना रहता था और कुछ संदर्भ में जो महिलाएं से वृद्ध लोग थे, बच्चे थे, वे भी ढंग के परिवार उपलब्ध संसाधनों से क्या होते वंचित किया जाता था। अब 1880 के दशक में जब जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसका 2/3 भाग ब्रिटेन का बना होता था। क्योंकि उस समय क्या था कि ब्रिटेन एक पूंजीवादी देश था, जहाँ भारत के ही सूत के कपड़े बनते थे। मतलब भारत का ही कपड़ा ब्रिटेन जाता था और वहाँ बनता था। मतलब हमारे ही देश से कपड़े, हमारे देश से सूत जाए और हम ही बेरोजगार हो जाए, इस तरीके का था। और वो ब्रांड के रूप में भारत में आते थे। यहाँ से सूत तो जाता था और वहाँ पर टैग लगा के वो ब्रांड के रूप में हमारे यहाँ आते थे और हमें महंगे मिलते थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेश शिक्षा का विरोध किया। यहाँ विरोध लगा लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे मैं चीज़ें आपको इतना डिटेल इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप अगला क्वेश्चन देखें तो जैसे ए इस पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जैसे बिरसा से आपका क्वेश्चन आ गया, अगर बिरसा से आगे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे कर ले आराम से, बिरसा से आपको कुछ पढ़ना ना पड़े। बी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेश शिक्षा का समर्थन किया, महात्मा गांधी और इन्होंने। सी है कि महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु टैगोर इसका समर्थन किया। डी है औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध, टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया परंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो बिल्कुल सही होगा कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इन्होंने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया और महात्मा गांधी ने, इन्होंने दोनों ने मिल के किया था, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, औपनिवेशिक शिक्षा क्या है, किस तरीके से ये रिलेट करते हैं इनसे। देखिए जो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी है, तो बी में तो समर्थन है, इसमें विरोध दे दिया है। देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ देखिए आप इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने विरोध किया तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने गलत दे दिया है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का क्या किया था, विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था। इसलिए विरोध किया था क्योंकि इनका, महात्मा गांधी का मानना था कि जो भी भाषा, जो भी शिक्षा दी जा रही है वो अपने मातृभाषा में दी जाए, वो भारतीय भाषा में दी जाए, ना कि अंग्रेजी में दी जाए। तो और भारतीयों को अपाहिज बना दिया जाए, क्योंकि अंग्रेजी जब हमें आता नहीं तो चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए इन्होंने इन चीज़ों का क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर ये गलत है, इन्होंने बी दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी है। ऑप्शन ए है श्री नारायण गुरु, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है राजा राम मोहन राय। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, राजा राम मोहन राय, ये इनसे ही जुड़ी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन ग्रंथ में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई। यह कथन प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ी है और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और इन्होंने ही बाल विवाह जैसे हुआ, सती प्रथा हुआ, जातिवाद हुआ, कर्मकांड हुआ, पर्दा प्रथा हुआ, इसका जो राजा राम मोहन राय थे इसका भरपूर विरोध किया इन्होंने, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ऐसे हम आपको जितना भी है हम एक एक करके आपको फटाफट से कंप्लीट करा देंगे।